हेलो एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। आज हम नाइन्थ क्लास हिस्ट्री की किताब में सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद यूरोप में, एशिया में और पूरे वर्ल्ड में किस तरीके के बदलाव आए वो देखेंगे। इस चैप्टर में हम पर्टिकुलरली फोकस करने वाले हैं रशियन रेवोल्यूशन के ऊपर, जो 1917 में हुई थी, जिसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी। ये हमारे तमाम कोर्सेज हैं आपकी यूपीएससी की एक होलिस्टिक तैयारी कराने के लिए। अगर आप इन कोर्सेज को अवेल करना चाहते हैं तो video.onlyis.in पर जाकर आप इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो info@onlyis.com पर जाकर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। शुरू करें आज का डिस्कशन। तो आज का चैप्टर का नाम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। हम बात करेंगे सोशलिज्म ने किस तरीके से यूरोप में रेमिफिकेशंस दिखाए, मैनिफेस्टेशंस दिखाए, और रशियन रेवोल्यूशन की पूरी कहानी क्या है वो सब हम चर्चा करने वाले हैं। हम हमेशा, आप देख रहे हैं, 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, हर जगह चर्चा में हम ओवरव्यू की बात करते हैं। हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि हमें इस चैप्टर से क्या सीखने मिलने वाला है। यहाँ पर भी ओवरव्यू में पहले हम देखेंगे द एज ऑफ सोशल चेंज, किस तरीके से सोशल चेंज आता है अलग अलग हिस्सों में। उसके बाद हम देखेंगे किस तरीके से ये जो सोशलिज्म है वो यूरोप में आ रहा है, क्या उसके मैनिफेस्टेशंस है, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया। रशियन रेवोल्यूशन की बात करेंगे जो 1917 में होती है, और फिर उसके बाद अंतिम चरण जो होगा हमारे डिस्कशन का वो होगा स्टालिनिज्म और कलेक्टिवाइजेशन के ऊपर। देखेंगे ये कलेक्टिवाइजेशन क्या है और स्टालिनिज्म क्या है। तो सबसे पहले हम बात करें द एज ऑफ सोशल चेंज की। ये जो सोशल बदलाव आते हैं इसकी बात करें। आपको मालूम है जैसी फ्रेंच रेवोल्यूशन खत्म होती है बहुत सारे नए नए आइडियाज इमर्ज होते हैं। इंडिविजुअल राइट्स की बात करी जाती है, याद करिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करी जाती है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करी जाती है। इंडिविजुअल राइट्स की बात करेंगे, सोशल पावर जो है उसके बारे में डिस्कशन होना चालू हो जाता है बहुत सारे देशों के कोनों में। चाहे आप यूरोप की बात करें, एशिया की बात करें, हर जगह इस प्रकार की चर्चाएं चलने लगती हैं। चाहे आप अमेरिकास की बात करें, हर जगह ये इंडिविजुअल राइट्स के आइडियाज पहुंचते हैं, सोशल पावर के आइडियाज पहुंचते हैं, और वो इतना इम्पैक्ट डालते हैं कि जहां पर मोनार्की थी उसको उखाड़ फेंका जा रहा था, पर्टिकुलरली यूरोप में। देखेंगे आपकी जो कॉलोनियल डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनने किस तरीके से ये नए नए आइडियाज हैं सोसाइटी को लेके उनको चेंज किया। पर दूसरी तरफ आप एक और बात समझिए कि हर आदमी इन बदलावों से खुश नहीं था। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो सोसाइटी को एक तरीके से बदलने के लिए तैयार नहीं थे, पूरी तरीके से 180 डिग्री फ्लिप करने के लिए तैयार नहीं थे। जहां पर एक तरफ आप देखते हैं कि मोनार्की है, वहां दूसरी तरफ जब आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जब आप बात करते हैं एक रिपब्लिक बनाने की, कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक बनाने की, जहां पर मोनार्क या किंग जैसे शब्द का यूज ही नहीं किया जा रहा है, तो एकदम जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है सोसाइटी में, कुछ लोग उसको भी कहीं ना कहीं डिफेंड कर रहे थे। वो कह रहे थे एकदम से बदलाव नहीं होना चाहिए, उस चीज के वो फेवर में नहीं थे। अब रशियन रेवोल्यूशन जो आती है, इससे एक चीज क्लियर हो जाती है कि जो सोशलिज्म है वो एक सिग्निफिकेंट और पावरफुल आइडिया है, और इसी सिग्निफिकेंट और पावरफुल आइडिया ने 20th सेंचुरी में सोसाइटी को शेप करने का काम किया था। इसीलिए रशियन रेवोल्यूशन हमारे लिए समझना बहुत जरूरी हो जाता है। यहां पर बात आती है तीन प्रकार के लोगों की, लिबरल्स की, रेडिकल्स की और कंजर्वेटिव्स की। लिबरल्स वो हैं जो सारे रिलीजन्स को टॉलरेट करते हैं। कभी कभी कहा जाता है कि हमें लिबरल होने की जरूरत है अपने एस्पेक्ट्स में, अपने अप्रोचेस में। उस तरीके की बात करी जाती है कि ये सारे रिलीजन्स को टॉलरेट करेंगे, सब साथ में रह सकते हैं, उस तरीके के आइडियाज को फॉलो करते हैं। ये जो अनकंट्रोल्ड पावर है, जैसे डायनेस्टिक रूल होता है, मान के चलिए राजा राजा का बेटा, उसका बेटा, इस तरीके से जो चीजें चल रही हैं उसको ये अपोज करते थे। ये कहते थे कि कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए, इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होना चाहिए, जिसमें हर आदमी जो है ही इज सब्जेक्टेड टू लॉ, लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए। और इसमें कहीं ना कहीं ये कहा जाता था कि लॉ एंड ऑर्डर एस्टैब्लिश करने के लिए आपको चाहिए एक वेल ट्रेन्ड जुडिशरी, जो इंडिपेंडेंट रूल्स और ऑफिसेस को या ऑफिशियल्स को डेवलप करने में, एस्टैब्लिश करने में काम आ सके। आखिर यही तो गवर्नमेंट की नींव होती है। आप देखिए, जब हम पिलर्स पढ़ते हैं, पिलर्स ऑफ द गवर्नमेंट पढ़ते हैं, हम देखते हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, और फोर्थ पिलर मीडिया को कहते हैं। तो इस तरीके से एक पूरा स्टेट, एक पूरे नेशन चलता है। आगे हम बढ़े तो कंजर्वेटिव्स भी कहते हैं, वो कहते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो मेजोरिटी जो रूल है या फिर जो मेजोरिटी है कंट्री पॉपुलेशन का, उसके हिसाब से वो गवर्नमेंट चलनी चाहिए, गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करना चाहिए। कंजर्वेटिव्स की अगर मैं बात करूं तो जो 19th सेंचुरी में ये कंजर्वेटिव्स नए नए जो बदलाव आ रहे थे उनको एक्सेप्ट तो कर रहे थे, लेकिन उसके अलावा जो पुरानी चीजें हैं ये कहते थे कि उनका भी हमें सम्मान करना है, जो पास्ट में चीजें थी उनका हमें सम्मान करना है, और जो बदलाव भी लेके आने हैं, बदलावों की रफ्तार बहुत ही धीमी होनी चाहिए, स्लो होनी चाहिए, धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए।
एक दिन नहीं कि आज आप दाल चावल खाते हैं, दूसरे दिन से आपने चावल छोड़ दिया। ये कंजर्वेटिव्स कहेंगे कि अगर आप एक प्लेट चावल खा रहे थे एक दिन, तो दूसरे दिन आप 3/4 कर दीजिए, तीसरे दिन फिर 1/2 कर दीजिए, फिर फाइनली आप 1/4 करें और फिर उसके बाद 0 करें। कंप्लीट एंड सडन ट्रांसफॉर्मेशन के ये हित में नहीं थे कंजर्वेटिव्स। हम बात करें इंडस्ट्रियल सोसाइटी और सोशल चेंज की, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी उसी टाइम पे आ रहा था। हम जनरली अगर डेट ट्रेस करते हैं तो 1750s के आसपास हम कहते हैं कि यहाँ से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का उद्गम होता है, शुरुआत होती है, आगाज होता है। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जैसे ही बढ़ने वाला है, इसकी वजह से सोशल चेंज आने वाले हैं। अब सोशल चेंज कैसे आते हैं ये हम पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि सोसाइटी में जो एग्रेरियन लोग थे, जो पीसेंट्स थे, जो काम कर रहे थे खेतों में, वो मूव करते हैं सिटी की तरफ नौकरी के लिए। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे सिटी में पॉपुलेशन बढ़ने वाली है, पॉपुलेशन के साथ हेल्थ हजार्ड्स, सैनिटेशन इश्यूज, पॉपुलेशन मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें, साथ में क्राइम्स भी बढ़ने वाले हैं। सारी चीज़ें आपके सोशल इंपैक्ट में आ जाती हैं, सोशल इश्यूज में आ जाती हैं। अब एक और बात यह भी है कि इकोनॉमिक पैटर्न भी चेंज हो रहा है। पहले जो एग्रीकल्चर सिस्टम था उसके हिसाब से लाइफ होती थी, लेकिन यहाँ पर आप सिटीज़ में देखेंगे तो आपको वेजेस वीकली मिलेंगे या मंथली मिलेंगे, तो इकोनॉमिक लाइफ में भी चेंज आ रहा है। उसके बाद आप देखते हैं जो नई सिटीज़ आ रही हैं, धीरे धीरे जब ये नई सिटीज़ बनेंगी, तो ये नई सिटीज़ बनाने का मुख्य रीज़न यही था कि यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन करी जाए, यहाँ पर फैक्ट्रीज लगाई जाए। फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश करने के हिसाब से ये बनाई जा रही थी, और यहाँ पर चारों तरफ से जो पीसेंट्स हैं, जो लैंडलेस लेबर्स हैं, और जिनका लैंड है लेकिन कम है, वो भी कोशिश करते थे बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वो सिटी में मूव करें। इस तरीके की डेवलपमेंट्स भी हो रही थी इंडस्ट्रियल सोसाइटी, और जो सोशल चेंज आ रहा था वो मैंने आपको बताया। साथ में आप देखेंगे तो सिर्फ मेन ही नहीं, मेन, विमेन और बच्चे सब लोग फैक्ट्रीज में काम करा करते थे। याद करिए हमने जब डिस्कशन किया था 8th क्लास की किताब का, जब मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ पर भी फैक्ट्री रिफॉर्म्स लेकर आए गए थे। फैक्ट्री रिफॉर्म जो रिपन लेके आया, जिसमें उन्होंने बात की, डिस्कशन किया कि किस तरीके से हमें फैक्ट्रीज में रिफॉर्म करना है। बच्चों के जो एज लिमिट है उसको बढ़ाया गया, उनके जो वर्किंग आवर्स है उसको कम किया गया। उसी तरीके से महिलाओं के लिए भी बहुत सारी इस तरीके की फैसिलिटी दी गई। तो मेन, विमेन एंड चिल्ड्रन तीनों ही काम कर रहे थे फैक्ट्रीज में। अब इसके बाद एक और बात समझ लीजिए, दुख की बात यह है कि ये काम कर रहे हैं, सिटीज आए हैं, अपने घर से छोड़ के आए हैं, इनको वेजेस कम मिल रहे हैं। परेशानी यहाँ पर यही थी कि अगर आप कहीं एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर रहे हो कंप्लीटली इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर आपको वहाँ पे वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा हैं, बिल्कुल आपसे काम कराया जा रहा है अति से ज़्यादा, और उसके बाद आपको वेजेस के नाम पे कुछ नहीं मिलता है, यू वर्क वेरी हार्ड एंड यू गेट पीनट्स, उस तरीके की सिचुएशन इनके साथ आ रही थी। सोसाइटी में इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही थी। दूसरी तरफ आप ये भी देखिए कि जैसे जैसे इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड बढ़ती, वैसे वैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती। क्यों? क्योंकि आपको क्या चाहिए, फैक्ट्री में आपको लेबर की ज़रूरत पड़ेगी। फैक्ट्री में लेबर की ज़रूरत पड़ती है अगर डिमांड ज़्यादा है, और एकदम अगर डिमांड ड्रॉप हो जाए तो क्या होने वाला है, वो जो लेबर्स थे उनको ये भगा देते थे, काम से, नौकरी से निकाल देते थे। इसी वजह से फ्लक्चुएशन बना रहता था, और डिमांड कम होने के समय पर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती थी। ये बहुत बड़ा चैलेंज था। और इसी मोमेंट पे जो आपके लिबरल्स और रेडिकल्स हैं, ये पैसा बनाते थे। ये पैसा बनाते थे ट्रेड करके, और जो इंडस्ट्रियल वेंचर्स हैं उनके थ्रू। इनका मानना ये था सीधा सीधा कि जो मार्केट है उसको फ्री होना चाहिए, सोसाइटी को फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल इंश्योर करनी चाहिए। तो अगर एक गरीब, एक पुअर अगर लेबर कर रहा है, और जो कैपिटलिस्ट है वो रिस्ट्रेन रखें, मतलब ऐसा नहीं है कि वो शोषण करते जाएं लेबर्स का, तो उससे क्या होने वाला है, उससे सोसाइटी एज अ होल डेवलप करने वाली है। सोसाइटी को डेवलप करने का यही रास्ता, इस तरीके से जो रेडिकल्स हैं और लिबरल्स सोचा करते थे। ये मान रहे हैं कि जो पुअर है वो अगर आपके कैपिटलिस्ट को सहयोग कर रहा है, उसकी इंडस्ट्री में काम कर रहा है, तो कैपिटलिस्ट को भी एक लिमिट रखनी चाहिए, एक रिस्ट्रेन रखना चाहिए उसके ऑपरेशंस में, ताकि ज़्यादा वर्किंग आवर्स ना बढ़े और वेजेस भी प्रॉपर मिलते जाएं, तो उससे सोसाइटी में डेवलपमेंट आ सकता है। जैसा कि मैं आपसे कह ही रहा था, फ्रांस के जो आइडियाज़ आए थे, जो हमने लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी की बात की थी, ये सारे फैलते जा रहे हैं। फ्रांस में, इटली, जर्मनी, रशिया, इन जगहों पर रेवोल्यूशन होती है, और जो राजा होता है, जो मोनार्की होती है, उसको उखाड़ फेंका जाता है। नेशनलिस्ट बात करते हैं रेवोल्यूशन की, रेवोल्यूशन के बाद बात करते हैं नेशन बिल्डिंग की, नेशन को क्रिएट करने की बात करते हैं, जहां पर इक्वल राइट्स हों, इक्वल राइट्स फॉर ऑल इंडिविजुअल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आज भी बहुत सी जगहों पर नहीं मिल पाता है। बहुत से नेशंस में इक्वल राइट प्रॉमिस नहीं किए जाते हैं। रिच हैज़ मोर राइट्स, रिच हैज़ मोर पावर इन कंपैरिजन टू द पुअर। ये देखिए पिक्चर है लंदन की। लंदन में किस तरीके से जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाज बनाई गई थी, एक इंपॉर्टेंट पोर्ट भी है लंदन, वहां पर आप देखने वाले हैं क्या सिचुएशन थी गरीब की मिड 19th सेंचुरी में। इतने से कमरे में आप देखिए कहाँ पर इतने सारे लोग भरे हुए हैं, ना हाइजीनिक फैसिलिटीज़ है, ना खाने का ठिकाना है, ना पीने का ठिकाना है, ना रहने का ठिकाना है। इस तरीके की सिचुएशन थी जो हमें स्केच से देखने मिल रही है।
आगे देखें तो आता है यहां पर सोशलिज्म, द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। सोशलिज्म का आगमन होता है। सोशलिज्म जो है वो एक वेल नोन बॉडी ऑफ आइडियाज था, मतलब जो आइडिया है वो बहुत ही क्लियर हो गया था मिड 19th सेंचुरी तक। यूरोपियंस को पता चल गया था सोशलिज्म किस चिड़िया का नाम है। इंपॉर्टेंट तो सबसे पहले ये है कि आपको आइडिया के बारे में पता चले और सबको, सामान्य जन को, चाहे वो लिटरेट है या इलिटरेट है, उन सबके पास वो आइडिया पहुंच पाए। जो सोशलिस्ट है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे। मान के चलिए आपके पास 1000 एकड़ लैंड है, तो सोशलिस्ट कहेंगे नहीं है, गलत है, इसकी जगह आपके पास जितना आपको जरूरत है उतना आप रखिए, बाकी आप जो पीसेंट्स हैं, जो गरीब हैं, उनमें डिस्ट्रीब्यूट करें। और जो सोशलिस्ट हैं वो कहते थे कि सारे सोशल इवल्स, सारे सामाजिक कुरीतियां, जो भी सामाजिक कमियां हैं, उन सब की वजह यही है प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनरशिप। इसीलिए ये कैंपेन करते थे इसके खिलाफ, प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनरशिप के खिलाफ ये कैंपेन करते थे और इसको बदलने का प्रयास करते थे। ये चाहते थे कि सिस्टम जो है वो सोशल रहे। ये जो पेंटिंग दिखाई जा रही है आपको राइट हैंड साइड में, ये पेरिस कम्यून की दिखाई जा रही है, 1871 की है। यहां पर जो इलस्ट्रेशन दी गई है, ये लंदन न्यूज से ये इलस्ट्रेशन ली गई थी। इस पोर्ट्रेट में आप देखेंगे किस तरीके से पॉपुलर अपराइजिंग हो रहा है, जनता जो है वो खड़ी हो जाती है। पेरिस कम्यून जो मार्च और मई के बीच में होता है, उसके समय की बात बता रहे हैं। यहाँ पर जो टाउन काउंसिल है उसको ओवरटेक कर लिया जाता है, या पीपल गवर्नमेंट टेक ओवर कर लेती है टाउन काउंसिल को। पीपल गवर्नमेंट जो है या फिर जो पीपल्स है, उनमें कौन है? वर्कर, ऑर्डिनरी मैन, प्रोफेशनल्स, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, इस तरीके के लोग पेरिस कम्यून को, टाउन हॉल को अलग करते हैं और पेरिस कम्यून में ये टेक ओवर कर लेते हैं, पीपल्स गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करते हैं। अब ये जो अपराइज है, इसका बैकग्राउंड था, धीरे धीरे जो पाप का घड़ा है या फिर जो बोन ऑफ कंटेंशन है वो बढ़ती जा रही है। यहां पर आप देखेंगे डिसकंटेंट क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि पॉलिसीज जो है फ्रेंच स्टेट की वो प्रॉपर नहीं थी, जिसकी वजह से डिसकंटेंट बढ़ रहा था सामान्य जन में। पर आप समझ सकते हैं, जब पेरिस कम्यून इस तरीके की एक्टिविटी होने वाली है तो आम जनता को दबाया जाता है, क्रश कर दिया जाता है, हैवी हैंड का यूज किया जाता है, ये आप जानते हैं। पेरिस कम्यून के समय में यही हुआ, जो आम जन है उनको क्रश कर दिया गया हैवी हैंड से। पर उसके बावजूद भी ये जो पर्टिकुलर एक्टिविटी थी, ये जो सोशलिस्ट एक्ट था, इसको पूरे वर्ल्ड में सराहा गया। और प्रेलूड, मतलब कोई बड़ी एक्टिविटी चालू होने से पहले जो एक्टिविटी होती है उसको प्रेलूड कहते हैं। तो प्रेलूड, इसको एक तरीके से प्रेलूड माना गया सोशलिस्ट रेवोल्यूशन के लिए। तो जो रेवोल्यूशन आने वाली है उसका एक ट्रेलर माना गया। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ये जो आपका पेरिस कम्यून था, ये एक तरीके का ट्रेलर था बिफोर द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन। इसके बाद अगर बात करें तो पेरिस कम्यून जो है वो 2 महत्वपूर्ण चीजों के लिए याद रखा जाता है आज भी। पहला कि जो एसोसिएशन ऑफ वर्कर है उसके लिए जो रेड फ्लैग लेकर चले, रेड फ्लैग से एसोसिएटेड थे। ये जो लाल फ्लैग है ये कम्युनिस्ट्स या रेवोल्यूशनरीज यूज किया करते थे और ये देखा जाता था इन एसोसिएशन विद रेड फ्लैगर्स। तो ये कम्युनिज्म की बात करी जाती है इस पे, इसीलिए ये याद रखा जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है मर्सेलीज के बारे में, जो कि एक वॉर सॉन्ग है, लड़ाई के लिए गाना बनाया गया था 1792 में। ये एक इंपॉर्टेंट सिंबल बन जाता है कम्यून का और स्ट्रगल फॉर लिबर्टी का। तो सिंबॉलिक मीनिंग भी इसका बहुत ज्यादा था, साथ में कहीं ना कहीं ये अपना कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी या सोशलिज्म की तरफ अपना एलिजेंस शो करते हैं पेरिस कम्यून के टाइम पे जब ये एक्टिविटी होती है। तो बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज की जो सोशलिज्म के आइडियाज को हवा देते थे, बात करते थे कॉमननेस की या फिर कम्युनिज्म की, कम्युनिटी की बात किया करते थे। तो उसमें इंपॉर्टेंट एक पर्सनालिटी है रॉबर्ट ओवन। 1771 से 1858 तक ये कोशिश करते हैं कॉर्पोरेट कम्युनिटी बनाने का, न्यू हार्मनी नाम से, इंडियाना में जो यूएसए में। इसी तरीके से दूसरे एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है लुइस ब्लैंक। 1813 से 1882 तक ये चाहते थे गवर्नमेंट जो है वो कॉर्पोरेट सोसाइटीज को, कॉपरेटिव्स को एनहांस करे, एनकरेज करे, और जो कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेस हैं उनको कॉपरेटिव्स को ही रिप्लेस करना चाहिए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सनालिटी कार्ल मार्क्स, जिनकी फिलॉसफी से आप बहुत अच्छे से बखूबी वाकिफ हैं। यहाँ पर कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल दोनों ही बात करते हैं सोशलिज्म के, अपने आइडियाज के बारे में बताते हैं, प्रेजेंट करते हैं। मार्क्स जो हैं वो कहते थे कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो कैपिटलिस्ट हैं। ओरिजिनली जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है दैट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैपिटलिज्म। यहाँ पर जो कैपिटलिस्ट हैं यही फैक्ट्री के मालिक हैं, यही असली माल कमाते हैं, यही प्रॉफिट लेते हैं कैपिटलिस्ट। और ये प्रॉफिट कहाँ से लेते हैं? ये प्रॉफिट लेते हैं जब वर्कर्स काम करते हैं। तो अब यहाँ पर जो कैपिटलिज्म है और जो ये रूल है प्राइवेट प्रॉपर्टी वाला, इसको ओवरथ्रो कर देना चाहिए, इसको उखाड़ के फेंक देना चाहिए, ये चीज कहते हैं मार्क्स। मार्क्स ऐसा मानते थे कि ये जो कम्युनिस्ट सोसाइटी है ये फ्यूचर की सोसाइटी है, ये नेचुरली सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर के नाम से ही ये माना करते थे। इनका कहना था कि अगर आप
भविष्य में देखना चाहेंगे तो फ्यूचर में आपको एक ही टाइप की सोसाइटी दिखेगी, जो कि होगी कम्युनिस्ट सोसाइटी, ना कि कैपिटलिस्ट। अब सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, किस तरीके से सपोर्ट मिल रहा है सोशलिज्म को, किस तरीके से अलग अलग यूरोप के देशों में सपोर्ट आ रहा है। 1870 के आसपास की बात है, जो सोशलिस्ट आइडियाज हैं वो यूरोप में फैलते जा रहे हैं। अब यूरोप में अगर आइडिया फैल रहा है, आपने देखा था बहुत सारी पार्टीज बनाई गई थी फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे, मेंशेविक पार्टी, बोल्शेविक पार्टी, जैकोबियन क्लब, इस तरीके के पॉलिटिकल क्लब्स बन रहे थे। जब कुछ लोग एक सेम आइडियोलॉजी को रख के जुड़ते हैं तो उससे क्या बनता है, उससे बनती हैं पार्टीज या फिर पॉलिटिकल एसोसिएशंस या इंस्टीट्यूशंस। यहां पर आप देखेंगे तो यूरोप में एक इंटरनेशनल बॉडी फॉर्म होती है जिसका नाम था सेकंड इंटरनेशनल। ये जो एसोसिएशन है ये वर्कर्स के द्वारा बनाई जा रही थी, जर्मनी में भी, इंग्लैंड में भी इस तरीके की एसोसिएशंस आपको देखने मिलेंगी, जो बात करती थी वर्कर्स की प्रॉपर और बेटर लाइफ के लिए, अच्छी रहने की कंडीशंस, जो बढ़िया सा घर मिल जाए उनको, साफ सुथरा खाने पीने रहने सैनिटेशन की व्यवस्था हो जाए और उनकी जो वर्किंग कंडीशंस है वो भी प्रॉपर हो जाए। वर्किंग कंडीशंस प्रॉपर मतलब आप देखेंगे तो फैक्ट्री में कहीं कहीं तो ऐसा होता था कि बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं लेकिन लाइटिंग ही नहीं है, प्रॉपर लाइटिंग नहीं है, खड़े होने की जगह नहीं है, पीने का पानी नहीं है, टॉयलेट फैसिलिटी नहीं है, बच्चों के लिए क्रशेस, जैसे आप मान के चलिए कोई विमेन काम कर रही है, उसका बच्चा छोटा है तो उसके लिए चाहिए कोई देखभाल करे, वो भी नहीं है। इतनी बुरी व्यवस्थाओं में फैक्ट्रीज में काम करा जाता था, क्योंकि कैपिटलिस्ट ये सोचते थे कि वाई शुड आई शेयर माई शेयर ऑफ प्रॉफिट, उनको मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा एक्सक्लूड करना था बस। तो ये ऐसा समझते थे कि गन्ने है, इसमें से ज़्यादा से ज़्यादा जूस निकालो और फिर गन्ने को फेंक दो, इस तरीके का अप्रोच उनका हुआ करता था। लेबर पार्टी आती है, सोशलिस्ट पार्टीज आती हैं जो बनाई जाती हैं सोशलिस्ट और ट्रेड यूनियनिस्ट के द्वारा। ये 1905 की बात है जब लेबर पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी सीन में आती हैं, फ्रंट पे आती हैं। अब यहां से एक महत्वपूर्ण चरण शुरू होता है हमारे चैप्टर का, जिसमें हम बात करेंगे रशियन रेवोल्यूशन के बारे में, 1917 में जो शुरू होती है। रशियन रेवोल्यूशन की बात करें तो देखिए अक्टूबर 1917 में ये जो सोशलिस्ट हैं ये रशियन गवर्नमेंट को ओवरटेक कर लेते हैं, कंट्रोल ले लेते हैं। मोनार्की फॉल कर जाती है फरवरी 1917 में, और इसके बाद की जो इवेंट्स होती हैं, जो फरवरी 1917 के बाद की जो इवेंट्स होती हैं अक्टूबर तक, इन्हीं को आप रशियन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो रशियन रेवोल्यूशन के बारे में आप समझ गए होंगे, जो एक्टिविटीज आगे बढ़ रही हैं वही रशियन रेवोल्यूशन से फरवरी के बाद से। जरा पीछे का बैकग्राउंड समझे कि रशियन रेवोल्यूशन आई क्यों। हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात की, हमने देखा कि आखिर फ्रेंच रेवोल्यूशन आई क्यों थी। हमने वहां पर डिस्कस किया था सोशल रीजंस, पॉलिटिकल रीजंस, इकोनॉमिक रीजंस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मैंने आपको RKM के बारे में बताया था, रोटी कपड़ा मकान के बारे में बताया था। जब भी आम जनता को ये चीजें नहीं मिलती हैं तो वो रेवोल्यूशन पर उतारू हो जाती है, उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचता। रशियन एम्पायर की बात करें 1914 की, तो रशिया जो है वहां पर जार निकोलस II रूल किया करते थे और उनका पूरा एम्पायर था। एम्पायर की साइज की बात कर लें तो आज के समय अगर आप देखें तो फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पार्ट्स ऑफ पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस, इस तरीके से ये जो पूरी एम्पायर है फैली हुई थी। पैसिफिक की तरफ भी एम्पायर का फैलाव था। आज के समय जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट पार्ट थी उस समय के रशियन एम्पायर का, जैसे कि जॉर्जिया, आर्मानिया और अजरबैजान की बात करें तो वो भी रशियन एम्पायर में आया करते थे। रशियन एम्पायर में अगर देखा जाए तो मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन थी वो ऑर्थोडॉक्स जो क्रिश्चियंस हैं उनकी हुआ करती थी। उसके अलावा माइनॉरिटी में मुस्लिम्स और दूसरे रिलीजन्स भी मिलते थे। ये देखिए, ये 1914 में किस तरीके से जर्मनी है और ऑस्ट्रिया हंगरी दिख रहा है आपको, रोमानिया दिख रहा है, ये पूरा जो एरिया पोलैंड वगैरह का और भी इंपॉर्टेंट जो कंट्रीज है ये सारी जो है रशियन एम्पायर के अंदर आया करती थी। तो इनका एक्सपेंस काफ़ी था, पैसिफिक में भी था, एशिया के भी इंपॉर्टेंट जो कंट्रीज आर्मेनिया, अजरबैजान वगैरह भी आया करते थे, तो काफ़ी एक्सपेंसिव था रशियन एम्पायर। ये पिक्चर जो है, ये पिक्चर उसी समय ली गई थी जब ये रेवोल्यूशन शुरू हो रही थी, और ये पिक्चर बता रही है किस तरीके से विमेन ने भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था रशियन रेवोल्यूशन को लीड करने में। हम बात करें अब इकोनॉमी और सोसाइटी की, जैसा कि हम हमेशा एनालाइज करते हैं, कोई भी चीज़ एकदम से नहीं होती, उसमें धीरे धीरे एक एक पॉइंट या फिर एक एक स्टेप ऐसा चला जाता है जिसकी वजह से कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी बन जाती है। आप देखिए 20वीं सेंचुरी की शुरुआत हो रही है और जो रशियन पॉपुलेशन है वो मेजॉरिटी एग्रीकल्चरिस्ट है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो खेती में काम कर रहे हैं, ये कल्टिवेट करेंगे। और यहाँ पर देखिए आप क्या होने वाला है, यहाँ पर ये जो कल्टिवेशन होता है मार्केट के नीड के हिसाब से होता है और अपनी ज़रूरतें के हिसाब से होता है। इंडस्ट्री की अगर बात करें तो इंडस्ट्री सिर्फ सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को में ही देखने मिलने वाली है, बाकी मेजॉरिटी ऑफ रशिया जो था वो एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड करता था। क्राफ्टमैन जो हैं वो प्रोडक्शन का काम किया करते थे, और जो फैक्ट्रीज हैं
वो भी एग्जिस्ट करती थी। जो बड़े बड़े काम हो रहे हैं वो फैक्ट्रीज में हो रहा है, वहां पर भी आपको क्राफ्ट वर्कशॉप देखने मिलेंगी। ये पिक्चर आप राइट साइड में देखेंगे जहां पर अनएम्प्लॉयड पीसेंट्स की बात करी जा रही है। प्री वॉर सेंट पीटर्सबर्ग में किस तरीके से बहुत सारे ये जो पीसेंट्स हैं अनएम्प्लॉयड यहाँ पर घूम रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट क्यों आती थी ये भी मैंने बताया कि अगर डिमांड बढ़ी तो इन्हें एम्प्लॉयमेंट बढ़ा दी, डिमांड कम होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है और एम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है। 1890s की अगर मैं बात करूं तो और फैक्ट्रीज सेटअप होने लगी। अब एकदम से और फैक्ट्रीज कहां से सेटअप हो रही है? यहाँ पर फैक्ट्रीज इसीलिए सेटअप हो रही थी क्योंकि लेबर जो है वो बहुत ज़्यादा और लेबर का जो कॉस्ट है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आने लगे। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आएंगे तो इंडस्ट्री एस्टेब्लिशमेंट्स बढ़ेंगे, इंडस्ट्री जो है वो इंक्रीज करती है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बनाई जाती हैं और इनको सुपरवाइज करा जाता था गवर्नमेंट से, ताकि गवर्नमेंट ये चीज़ इंश्योर कर सके कि जो लेबर्स हैं उनको मिनिमम वेजेस मिले और जो उनका वर्किंग आवर्स हैं वो भी लिमिट किए जा सके। वर्कर्स भी सोशली डिवाइडेड थे, सोशल ग्रुप्स में डिवाइडेड थे। साथ में सोसाइटी या सोशल ग्रुप्स के अलावा वो स्किल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिवाइडेड थे। एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्किल अगर होगा वर्कर्स में तो वो अपना एक ग्रुप बना लेते थे। तो जो क्लासिफिकेशन होता था दैट वाज ऑन सोशल ग्रुप्स आल्सो, ऑन द अदर हैंड ऑन द बेसिस ऑफ स्किल आल्सो। तो दो जगह से हमें क्लासिफिकेशन समझ में आया वर्कर्स में। राइट हैंड साइड फिर देखिए किस तरीके की बुरी हालत में डॉर्मेटरीज में वर्कर्स को सुलाया जाता था। वर्कर्स के लिए प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं हुआ करती थी। ये जो सोने की व्यवस्था ये भी शिफ्ट्स में हुआ करती थी, बहुत दिक्कत वाली स्थिति होती थी। अब बावजूद इन सारे डिविजन्स के जो वर्कर्स हैं वो यूनाइट हो जाते थे जब भी कोई इनको समझ में आता था कि एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है इंडस्ट्री की तरफ से, और ये काम रोक दिया करते थे। जब भी इनको समझ में आता था कि इनका जो एम्प्लॉयर है वो इनकी मांगे नहीं मान रहा है, इनकी वर्किंग कंडीशंस पुअर हो रही है, तो ये काम रोक दिया करते थे। यहाँ पर ये इकट्ठे हो जाया करते थे। पीसेंट्स जो हैं वो अधिकांश लैंड को कल्टीवेट करते थे, चाहे वो नोबिलिटी की बात करें या फिर क्राउन का कोई लैंड हो या फिर चर्च का लैंड हो। बिल्कुल यहाँ पर आप फ्रेंच रेवोल्यूशन से कहीं ना कहीं कनेक्शन डेवलप कर पा रहे होंगे। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन होती है उसमें भी जो थर्ड स्टेट होता है वो मेजॉरिटी आपके नोबिलिटी का और क्लर्जी इन सब के लैंड को कल्टिवेट किया करता था। वही सिनेरियो आपके रशिया में आपको देखने मिलेगा। नोबल जो है उनके पास पावर था और साथ ही साथ उनकी पोजीशन भी थी। और ये पावर और पोजीशन कैसे मिलती थी? जब आप जार जो राजा हैं, जो मोनार्क हैं, उनकी सेवा करते थे, उनके लिए सर्विस देते थे, तो वो आपको पावर और पोजीशन दोनों दे दिया करते थे। रशियन जो आपके पीसेंट्स हैं उनको ज़मीन चाहिए थी नोबल्स की। तो रशियन पीसेंट्स को पता था कि उनका गोल क्या है, उनको ज़मीनें चाहिए थी क्योंकि उनके पास ज़मीनें नहीं थी। ज़मीनें नोबल्स के पास, क्लर्जी के पास या मोनार्क के पास थी। बात करें हम सोशलिज्म इन रशिया की, तो रशिया के सोशलिज्म की शुरुआत कहाँ से हो रही है? ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं रशिया में ये लीगल थी 1914 के पहले। 1914 के पहले ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये लीगल थी और इनमें ही एक महत्वपूर्ण पॉलिटिकल पार्टी 1898 में आती है फ्रेम में सोशलिस्ट फाउंडेशन के ऊपर, जिसका नाम था रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, जो कि मार्क्स के आइडिया का बहुत सम्मान करा करते थे और मार्क्स के आइडिया से बहुत ज़्यादा प्रभावित भी थे। कुछ रशियन सोशलिस्ट ऐसा भी महसूस करते थे कि रशिया जो है उनमें जो पीसेंट्स हैं वो शुरू से ही अपनी ज़मीनों को पीरियडिकली बांटते आए। इसीलिए जो रशियंस हैं वो नेचुरली सोशलिस्ट हैं। उनको आपको ये जो सोशलिज्म का सिस्टम है, ये सोशलिज्म की आइडियोलॉजी है, ये तो वो पहले से ही फॉलो कर रहे हैं, इसमें कोई नई बात है ही नहीं सिखाने वाली। इस तरीके का अप्रोच रहता था जो आपके सोशलिस्ट हैं उनका, वो रशिया के बारे में इस तरीके से सोचते थे। पूरी 19th सेंचुरी की अगर हम बात करें, थ्रू आउट 19th सेंचुरी जो सोशलिस्ट एक्टिविटीज़ हैं वो कंट्री साइड में चलती हैं और वो कहीं ना कहीं अपनी अवेयरनेस जनरेट करते हैं, इन आइडियाज़ को बताने का प्रयास करते हैं और एक सोशल बेस भी तैयार कर लेते हैं। इसी अवज में, इसी तर्ज पे आप देखेंगे कैसे सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी 1900 में एस्टैब्लिश की जाती है। एक पार्टी 1898 में बनी, फिर 1900 में पार्टी बनी। इस तरीके से पार्टियां बनने का सिलसिला बढ़ता जाता है। पार्टी जो है वो पीसेंट्स के लिए स्ट्रगल करती है, पीसेंट्स के राइट के लिए स्ट्रगल करती है। वो कहती है जो नोबल्स के पास जमीन है वो इन पीसेंट्स की है, इन पीसेंट्स को वो जमीन ट्रांसफर कर देनी चाहिए। यहां पर भी एक परेशानी ये है कि जो पार्टी है वो, जैसे हमने देखा है इंडिया में भी जो आईएनसी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसमें एक मॉडरेट्स हैं और एक एक्सट्रीमिस्ट हैं। वो मॉडरेट्स जो हैं वो कुछ बात करते थे, जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो कुछ बात करते थे। दोनों के जो स्ट्रैटेजी है उसमें यूनिसन नहीं था, दोनों की जो स्ट्रैटेजी थी वो बहुत अलग थी। एक तरफ एक चाहते हैं कि अच्छा खासा एक्सपेंसिव तरीके से स्वराज की बात करनी चाहिए, स्वदेशी को पूरे देश में फैलाना चाहिए। दूसरे कहते हैं कि स्वदेशी को कन्फाइन करके रखना चाहिए। इसी तरीके की प्रॉब्लम इस पार्टी में भी आती है। आप देखेंगे जो पार्टी है उसकी स्ट्रैटेजीज अलग अलग थी, ऑर्गेनाइजेशन में डिवाइड पैदा हो रहा था स्ट्रैटेजी के बेसिस पे।
इसी में बात करी जाएगी एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी की, जिसके बारे में हम आगे और चर्चा करेंगे। उनका नाम था व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन ये कहते थे कि जिस तरीके की परिस्थितियां चल रही हैं ज़ारिस्ट रशिया में, जब मोनार्की है, उस समय जो रशिया में परेशानियां या परिस्थितियां चल रही हैं, इससे हमें चाहिए कि जो पार्टी है उसके जो मेंबर्स हों वो डिसिप्लिन्ड हो, और हमें मेंबर की जो संख्या है उस पर भी कंट्रोल करने की जरूरत है। वी हैव टू कंट्रोल द नंबर, क्वालिटी एंड द क्वांटिटी। तो आप समझ रहे हैं, क्वांटिटी भी हमें कंट्रोल करनी है, क्वालिटी भी कंट्रोल करनी है, और हमें पार्टी में डिसिप्लिन की जरूरत है, ऐसा माना जाता था व्लादिमीर लेनिन के द्वारा। और व्लादिमीर लेनिन ये जो आइडिया दे रहे हैं बोल्शेविक्स किस तरीके से आगे बढ़ने वाला है, बोल्शेविक आइडिया है। दूसरी तरफ जो मेंशेविक है वो ये कहते थे कि यहाँ जो पार्टी है इसमें सबके लिए स्वागत होना चाहिए, इट शुड बी ओपन टू ऑल। ये मेजर डिफरेंस था पार्टीज का। एक तरफ बात करी जा रही है कि आपको डिसिप्लिन रखना पार्टी में, क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ मेंबर्स मेजर करके रखने हैं, ठीक से कंट्रोल करने हैं। दूसरी तरफ जो मेंशेविक है वो कहते थे पार्टी जो है उसके दरवाजे हर आदमी के लिए खुले होने चाहिए। तो कहीं ना कहीं पार्टी स्ट्रैटेजी में भी परेशानी है। इसके ऊपर हम आगे बात करेंगे तो आपको और समझ में आएगा कि आखिर ये चल क्या रहा था। आता है समय 1905 की, एक रेवोल्यूशन होती है जिसको आप टर्बुलेंट टाइम्स के तरीके से किताब में लिखा गया है। और टर्बुलेंट टाइम किस तरीके से उतार चढ़ाव आते हैं, इस चीज को 1905 की रेवोल्यूशन में पता है। रशिया जो है वो ऑटोक्रेसी है, ये आपको मालूम है। 20वीं सेंचुरी आते आते तक भी कहीं पर भी पार्लियामेंट का जिक्र नहीं होता था। जो जार है उसके पावर्स जो थे वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट था। ऑटोनॉमी जो थी वो गजब की थी, किसी से सवाल नहीं पूछे जाएंगे, कोई इससे सवाल नहीं पूछेगा और किसी को इसका जवाब नहीं देना। तो पार्लियामेंट जैसी एस्टैब्लिशमेंट नहीं थी। आता है 1905 जब एक रेवोल्यूशन चालू होती है, जहां पर जो आपके सोशल डेमोक्रेट्स हैं और सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज हैं, ये वर्कर्स के साथ और पीसेंट्स के साथ मिलते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड करते हैं। कहते हैं कि हमें एक संविधान की जरूरत है और संविधान के अनुसार ही राजा को चलना पड़ेगा। रशियन वर्कर्स के लिए उस समय काफी बुरा था। क्यों बुरा था? क्योंकि जो एसेंशियल गुड्स हैं उनकी जो कीमत है वो बढ़ गई थी। साथ में इनकी जो रियल वेजेस हैं, रियल वेज जो है, रियल वेज मतलब क्या है, इन्फ्लेशन को अगर आप मेजर करें उस हिसाब से अगर आप वेतन देखें तो वो रियल वेज हो जाता है। तो रियल वेज जो है वो 20% कम हो गया था। और जो माल की कीमत है, जो खरीदने की, चाहे रोटी की बात करें, कपड़ा मकान की बात करें, उसकी कीमत बढ़ गई थी। एक तरफ पैसे कम मिल रहे हैं, दूसरी तरफ महंगाई बढ़ गई, तो पीसेंट क्या करने वाला है? तो पीसेंट ने की स्ट्राइक। वर्कर्स जो हैं वो स्ट्राइक पर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि या तो आप हमारे जो वर्किंग डेज हैं उनको कम करें, उसमें 8 घंटे का काम कराएं एक दिन में, साथ ही साथ ये कहते हैं हमारे वेतन को, हमारे वेजेस को बढ़ाया जाए और जो हमारी वर्किंग कंडीशंस हैं उनको भी इंप्रूव किया जाए। इस चीज़ के लिए प्रोसेशन चालू करते हैं। प्रोसेशन चालू करेंगे, आपने देखा आंदोलन होता है तो पूरे शहर में चक्कर मारा जाता है, नारेबाजी की जाती है, झंडे दिखाए जाते हैं, वो चीज़ें चालू करते हैं। जब ये प्रोसेशन होता है, यहाँ पर जो पुलिस होती है और कोसेक्स मतलब आप यहाँ पर समझ लीजिए ये सेमी मिलिट्री स्लैब्स होते हैं। इनके बारे में आप और पढ़ सकते हैं। ये अलग से एक डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी को भी बिलीव करते हैं और इनके जो आइडियाज़ हैं सोशलिस्ट आइडिया से अगेंस्ट थे। इसी वजह से जो कोसैक और पुलिस हैं ये इस पर्टिकुलर प्रोसेशन पर अटैक करते हैं। ये जैसे ही विंटर पैलेस तक पहुंचने का प्रयास कर रहे थे तभी ये अटैक होता है। आगे बढ़े, आप देखते हैं ये जो इंसिडेंट होता है जहां पर पुलिस और कोसैक्स अटैक करते हैं इन कम्युनिस्ट लोगों पे या फिर इन पर्टिकुलर पीसेंट्स और वर्कर्स के ऊपर, ये पर्टिकुलर अटैक या इस दिन को कहा जाता है ब्लडी संडे। और ये जो ब्लडी संडे है ये एक न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह होता है कि एक बार जब ये फटता है उसके बाद एक चेन रिएक्शन जैसा शुरू हो जाता है, जो आपकी सीरीज ऑफ इवेंट्स है वो चालू हो जाती है। 1905 रेवोल्यूशन होती है। इसके बाद से जार को कंसल्टेटिव पार्लियामेंट या डूमा बनाना पड़ता है। इसमें जो कंसल्टेटिव पार्लियामेंट या डूमा बनाया जा रहा है वो इलेक्टेड होता है। आगे देखें आप 1905 के बाद क्या सिचुएशन आ रही है। ज़्यादातर कम्युनिटीज, जो कमिटीज़ हैं और जो यूनियंस हैं वो अनऑफिशियली काम करने लगती हैं क्योंकि उनको इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो 1905 में ये जो कम्युनिटीज़ हैं, ये जो कमिटीज़ हैं और जो यूनियंस हैं, इनको अनऑफिशियल कर दिया जाएगा। तो अब इनको अंडर कवर काम करना पड़ेगा। तो 1905 में सिचुएशंस बस सुधरना चालू ही होती हैं, धीरे धीरे चीज़ें बेटर हो रही थी। एकदम से 1914 आता है और 1914 में लड़ाई चालू हो जाती है जिसको हम कहते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1 कहते हैं जिसको। ये जो वर्ल्ड वॉर 1 शुरू होती है, ये वर्ल्ड वॉर जो है ये होती है दो यूरोपियन अलायंसेस के बीच में। पहला अलायंस होता है जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की का, जिनको आप सेंट्रल पावर्स कहते हैं। और दूसरा जो अलायंस था जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया है, बाद में इसमें इटली और रोमानिया भी मिल जाते हैं, इटली रोमानिया भी ऐड हो जाते हैं। जब ये लड़ाई चालू होती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, तो यहां पर जो कहानियां हैं वो अलग अलग रहने वाली। जो लड़ाई है वो धीरे धीरे पकड़ेगी, अपनी पकड़ बनाएगी, पॉपुलैरिटी होगी।
यहां पर आप देखेंगे जो जार है, जार लड़ाई के संबंध में कंसल्टेशन करने से लगातार रिफ्यूज करता जा रहा था, मना करता जा रहा था। कोई भी मेन पॉइंट्स हैं जो डूमा से डिस्कस करने हैं वो चीजें नहीं कर रहा था, इस चीज को साइडलाइन किया जा रहा था। इसकी वजह से क्या होने वाला है, धीरे धीरे जो सपोर्ट था जार का वो कमजोर होता जा रहा था। जार को और उसके जो डिसीजंस है उसको ज्यादा लोग सराह नहीं रहे थे, ज्यादा लोग उस चीज को अप्रिशिएट नहीं कर रहे थे। धीरे धीरे सपोर्ट भी थिनिंग हो रही थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कहानियां ईस्टर्न फ्रंट पे अलग थी, वेस्टर्न फ्रंट पे अलग थी। रशिया को बहुत ज्यादा लॉस हो रहा था, चाहे आप आर्म्स की बात करें, आर्मी की बात करें, हर तरफ से रशिया को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा था। 1914 से 16 के बीच की ये बात है। ये जर्मनी और ऑस्ट्रिया से बहुत ज्यादा हार रहा था, बहुत ज्यादा नुकसान झेल रहा था, बहुत ज्यादा आर्मी में भी लॉसेस इसको देखने मिल रहे थे। जो रशिया की आर्मी है वो आप तो खुद जानते हैं, जब भी आर्मी आगे बढ़ती है तो आर्मी की सप्लाईज को सीज आउट कर देना बहुत ही इंटेलिजेंट इम्पैक्ट होता है या फिर बहुत ही इंटेलिजेंट स्टेप होता है। वहाँ की जो क्रॉप्स हैं आप उसको जला देंगे, क्रॉप्स को जला दीजिए तो जो आर्मी आगे एडवांस कर रही है उसको खाने नहीं मिलने वाला। वहाँ की जो आप बिल्डिंग्स हैं उनको तोड़ दीजिए तो आर्मी जो है उनको सहारा नहीं मिलने वाला, रहने नहीं मिलने वाला, रोटी और मकान नहीं मिलने वाला। ये दो चीज़ें आप आर्मी से छीन सकते हैं। यही सोच के जो रशियन आर्मी है वो आसपास के जो क्रॉप्स थे उनको जला देते हैं, क्रॉप्स को जला दिया जाता है, जो बिल्डिंग्स है उनको तोड़ दिया जाता है, जिससे जो एनिमी है वो आगे जब बढ़े तो उनको रहने खाने की व्यवस्था ना हो पाए। अब ये सारी चीजें चल रही हैं, इसके साथ आप देखते हैं क्या होता है। कंट्री में जो इंडस्ट्रियल सप्लाई है वो भी कम हो गई। क्यों हो गई कम? क्योंकि जो जर्मनी है वो बाल्टिक सी को कंट्रोल कर रहा है, और बाल्टिक सी को अगर कंट्रोल किया जा रहा है जर्मनी के द्वारा तो जो सप्लाई इंडस्ट्रियल गुड्स की चाहिए वो कम हो जाने वाली है। रेलवे लाइंस जो हैं वो टूटना चालू हो जाती है 1916 तक। इसके बाद आप देखने वाले जो लोग हैं सिटी में, ये ब्रेड और आटे के लिए लड़ाइयाँ करते हैं। क्यों? क्योंकि कमी हो जाती है। अब स्वाभाविक सी बात है, जब सप्लाई नहीं हो रही है और भी बड़ी परेशानियां हैं, क्रॉप्स को आप जला दे रहे हैं तो ब्रेड कहाँ से आएगी, आटा कहाँ से आएगा? उसके लिए लड़ाई होती हैं, कमियां हो जाती हैं। ब्रेड शॉप पे जो लड़ाई होना बहुत ही कॉमन चीज़ हो जाती है, मतलब रोटी की दुकान पर लड़ाई बहुत ही कॉमन चीज़ हो जाती है। 1916 विंटर्स आते आते तक इतनी बुरी स्थिति हो जाती है, रोटी के लिए बहुत परेशान हो जाते हैं आम जन। रशियन सोल्जर्स की ये फोटो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। राइट हैंड साइड पे आप फोटो देखिए। रशियन आर्मी को कहा जाता था रशियन स्टीम रोलर। ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी आर्मी थी, लार्जेस्ट आर्म फोर्सेस में शुमार होता था इसका नाम वर्ल्ड में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। जब इस आर्मी ने अपनी लॉयल्टी को शिफ्ट कर दिया रेवोल्यूशनरीज की तरफ, जार जो आपके किंग है, मोनार्क हैं, उनकी तरफ से, तो जो जार का पावर है वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया, क्योंकि बहुत बड़ी आर्मी थी। और ये पूरी आर्मी कहाँ शिफ्ट कर जाती है लॉयल्टी? रेवोल्यूशनरी की तरफ। यहां पर फरवरी में रेवोल्यूशन होती है पेट्रोग्रेड में। पेट्रोग्रेड एक सिटी है जो कि डिवाइडेड थी लोगों में। किस तरीके से डिवाइडेड थी ये समझिए। तो बीच में से एक नदी बहती थी, रिवर नीवा। ये रिवर नीवा इस तरफ बह रही है तो एक तरफ आप देखेंगे कि जो पीसेंट्स हैं उनके घर बने हैं। इसके अलावा फैक्ट्रीज और क्वार्टर्स बने हैं छोटे छोटे। सफाई नहीं है, बहुत ही ज़्यादा गंदगी है, सैनिटेशन इश्यूज़ है, पानी पीने के लिए नहीं है, रहने के लिए अच्छी व्यवस्थाएं नहीं है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे ऑफिशियल पैलेसेस हैं, जैसे कि आप कहते हैं विंटर पैलेस बनाया जाता है, ऑफिशियल बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं। इस तरीके से सोसाइटी में डिवाइड था। जैसे हम मोहनजोदाड़ो की बात करते हैं उसमें हम देखते थे कि सिटाडेल बनाया जा रहा है जो कि ऊपर की तरफ ऊंचाई में बनाया जाएगा, और जो कॉमन लोग हैं वो रहते थे नीचे कॉमन प्लेस में। इस तरीके की सिचुएशन आपको देखने मिलती है पेट्रोग्रेड में। फूड की जो शॉर्टेज है वो बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से जो वर्कर्स हैं क्वार्टर में उन पर सीधा सीधा असर पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है। राइट बैंक में आप देखेंगे तो फैक्ट्रीज बंद होने लगती हैं। एक फैक्ट्री बंद होती है फरवरी 22 को। इस तरीके से धीरे धीरे एक चेन रिएक्शन चालू होता है, फैक्ट्रीज बंद होती हैं, वर्कर्स रोड पर उतर आते हैं। यहां पर आप देखेंगे जो विमेन है वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्ट्राइक्स को लीड करने में। इसीलिए इस दिन को इंटरनेशनल विमेन डे के नाम से भी जाना जाता है, इंटरनेशनल विमेन डे। अब हम बात करें गवर्नमेंट जो है वो क्या करने वाली है। हमेशा याद रखें, न्यूटन के थर्ड लॉ की मैं हमेशा आपसे चर्चा करता हूं। जो थर्ड लॉ है वो कहता है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। यहां पर अगर ये प्रोटेस्ट करने वाले, स्ट्राइक करने वाले हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से भी रिएक्शन आएगा। और गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट कर्फ्यू इंपोज कर देता है जो भी आपके क्वार्टर्स हैं उनकी तरफ, और जो ऑफिशियल बिल्डिंग्स हैं उनको वर्कर्स जो है वो सराउंड कर लेते हैं। समझ में आ रहा है आपको पूरा सीन? यहां पर जो डूमा है, जो पार्लियामेंट बनाई जाती है, वो 25 फरवरी को सस्पेंड कर दी जाती है। पूरी जो स्ट्रीट्स हैं, जो भी गलियां हैं, उन सब में आप देखेंगे कि पीसेंट्स और वर्कर्स भरे हुए हैं। वो डेमोन्स्ट्रेशंस करते हैं और वो नारेबाजी करते हैं, जहां पर वो कहते हैं रोटी चाहिए हमें, हमें अपने वेजेस चाहिए, सैलरी, वेतन चाहिए हमें, और साथ में जो वर्किंग आवर्स हैं उनको कम करने की बात करते हैं, और कहते हैं हमें डेमोक्रेसी चाहिए। इस तरीके की वो मांगे अपनी प्रेजेंट करते हैं 4।
यहाँ पर जो गवर्नमेंट है ये फिर से हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ, गवर्नमेंट क्या करेगी, कैवलरी को बुलाएगी और फिर ये कहते हैं कि इनके ऊपर आप ओपन फायर कर दीजिए। डेमोन्स्ट्रेटर्स के ऊपर ओपन फायर करने की बात करती है गवर्नमेंट, और इस ओपन फायर को करने से ये रोक देते हैं, मना करते हैं। जो आपके आर्मी के लोग हैं वो ओपन फायर नहीं करते हैं। जो आपके सोल्जर हैं और जो आपके स्ट्राइक वर्कर्स हैं ये सब मिल जाते हैं और ये कहते हैं कि हमें सोवियत बनानी या फिर एक काउंसिल तैयार करनी है, और इसी डूमा वाली बिल्डिंग में ही ये चीज़ तैयार करी जाती है। और इस चीज़ को आप कहते हैं पेट्रोग्रेड सोवियत। क्यों? क्योंकि पेट्रोग्रेड जगह का नाम है और जो एक काउंसिल तैयार कर रहे थे वो है सोवियत या फिर काउंसिल के नाम से डूमा वाली बिल्डिंग में ही एस्टैब्लिश कर दी जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे जो सोवियत लीडर्स हैं और जो डूमा के लीडर्स हैं ये दोनों मिलकर एक प्रोविजनल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करते हैं जो कि देश चलाएगी। तो देश चलाने की जो जिम्मा है वो एक प्रोविजनल गवर्नमेंट पे आ जाता है। अब जो रशिया का फ्यूचर था वो डिसाइड करा जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, और इसको इलेक्ट करने का काम किया जा रहा था यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे। तो रशिया का फ्यूचर कैसे डिसाइड हो रहा है? पहले नंबर तो सोवियत लीडर्स और जो आपके डूमा लीडर्स हैं ये दोनों मिलकर प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाएंगे। इसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम करेगी, और इसको इलेक्ट किया जाता है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के द्वारा। हम बात करें पेट्रोग्रेड की, तो पेट्रोग्रेड ये वही जगह है जहाँ पर ये फेब्रुअरी रेवोल्यूशन जो है वो लीड की जाती है, और ये जो है मोनार्की को ज़मीन पर ला देती है, मोनार्की को ख़त्म कर देती है फरवरी 1917 में। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है पेट्रोग्रेड के बारे में। अब जैसे ही फरवरी ख़त्म होता है, वो आपको मैंने बताया 22 फरवरी फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं और तमाम चीज़ें, ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है ये बन जाती है। आर्मी ऑफिशियल्स, लैंड ओनर्स और जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं ये इस जगह पर काफ़ी इन्फ्लुएंशियल थे, ये इंपॉर्टेंट पर्सनस कहलाते थे इस पर्टिकुलर प्रोविजनल गवर्नमेंट में। लिबरल और सोशलिस्ट जो हैं वो काम कर रहे थे किस चीज़ के लिए? कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट तैयार की जा सके। साथ ही साथ जो रिस्ट्रिक्शंस थे पब्लिक मीटिंग्स के ऊपर, एसोसिएशंस के ऊपर, जो 1905 में लगा दिए गए थे, इन रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर दिया जाता है। अब एसोसिएशंस आप आसानी से बना सकते हैं। अब आता है पिक्चर में ट्विस्ट, टर्निंग पॉइंट आता है जब अप्रैल 1917 में बोल्शेविक लीडर जो थे व्लादिमीर लेनिन, ये रशिया में वापस लौटते हैं अपने एग्जाइल से। एग्जाइल मतलब देश निकाला टाइप। ये जर्मनी, ये स्विट्जरलैंड में रह रहे थे उस टाइम पे। जर्मनी की मदद से आते हैं रशिया में। जैसे ही व्लादिमीर लेनिन आते हैं ये अपने कुछ बातें रखते हैं, कुछ टर्म्स रखते हैं जिसको आप अप्रैल थीसिस कहते हैं। यहाँ पर इन बातों में कुछ मुख्य बातें ये थी, ये कहते हैं सबसे पहले तो लड़ाई को ख़त्म करना है, वॉर शुड एंड। दूसरी बात कहते हैं जो ज़मीन है उसको पीसेंट्स को दे देना है, और तीसरी बात ये कहते हैं जो बैंक्स हैं उनको नेशनलाइज कर देना है। तीन बातें ये रखते हैं जिसको आप अप्रैल थीसिस के नाम से जानते हैं, जो व्लादिमीर लेनिन ने दी थी। आगे हम बात करें, जो व्लादिमीर लेनिन है वो ये भी एम्फेसिस करते थे कि जो बोल्शेविक पार्टी है उसका नाम बदल देना चाहिए और उसको रख देना चाहिए द कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से। यहाँ पर आप देखेंगे जो वर्कर मूवमेंट है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। समर आते आते वर्कर की जो मूवमेंट है वो और बढ़ती जाएगी। फैक्ट्री में कमिटीज फॉर्म करी जाएंगी। ट्रेड यूनियन का जो नंबर है वो भी बढ़ता जाता है। जब कम्युनिस्ट पार्टी का इस तरीके से जो पावर बढ़ रहा है, बोल्शेविक पार्टी का जो पावर बढ़ रहा है, इतना वर्चस्व बढ़ रहा है, इतना फैन बेस बढ़ रहा है, इतना मास बेस बढ़ रहा है, इसकी वजह से जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं परेशान हो जाती है। और जब परेशान होगी प्रोविजनल गवर्नमेंट के पास रियल पावर था, बोल्शेविक सिर्फ पार्टी थी जो इन्फ्लुएंस कर रही थी लोगों को। तो प्रोविजनल गवर्नमेंट क्या करने वाली है? स्टर्न एक्शंस लेने वाली है, हैवी हैंड से इस चीज़ को ख़त्म करने का प्रयास करेंगे, जिसकी वजह से डिसकंटेंट बढ़ रहा था, आम जनता में परेशानियां बढ़ रही थी। आप देखिए, अगर हम कंट्री साइड की बात करें, जो गांव खेड़े के इलाके हैं उनकी बात करें, तो जो पीसेंट्स हैं और जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी लीडर्स हैं ये रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात करते थे, जो ज़मीनें हैं उनको बांटने की बात करते थे, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड की बात करते थे। राइट साइड में आप ये पिक्चर देखिए, जुलाई डे की बात करी जा रही, जहां पर प्रो बोल्शेविक लोग हैं वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे 17 जुलाई 1917 में। उनके ऊपर फायर कर दिया जाता है आर्मी के द्वारा, और आर्मी कौन कंट्रोल कर रहा था? प्रोविजनल गवर्नमेंट। यहाँ पर आप देखिए जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज हैं और आपके जो पीसेंट्स हैं इनको एनकरेज करा जाता था कि आप लैंड को सीज करें, और ये चीज़ जो है जो जुलाई से सितंबर तक काफ़ी ज़ोर शोर से चली है, लैंड सीजर। पीसेंट्स इस चीज़ को, लैंड्स को अपने कंट्रोल में ले लेते थे। अब धीरे धीरे आपको ये समझ में आएगा कि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है और जो बोल्शेविक पार्टी है ये दोनों ही आमने सामने आ जाते हैं, इनमें टसल शुरू हो जाएगा। और 16 अक्टूबर 1917 आता है, जो लेनिन है वो परसुएट करता है पेट्रोग्रेड सोवियत को और बोल्शेविक पार्टी को कि ये एक सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर के लिए तैयार हो जाए। इस तरीके की चीज़ लेनिन के द्वारा की जाती है। ये जो सीजर है इसमें आप देखेंगे मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी जो होती है वो अपॉइंट करी जाती है, और यहाँ पर जो सोवियत्स है
इनमें एक इंपॉर्टेंट नाम आपको याद रखना है, लियोन ट्रॉस्की। इनके अंडर में ये पूरा काम चलता है, जिसमें पावर सीजर की बात करी जाती है। अब ये जो मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी है, ये ऑर्डर करती है सपोर्टर्स को कि ये जो ऑफिसेज हैं गवर्नमेंट के, इसको सीज कर लें और जो मिनिस्टर्स हैं उनको अरेस्ट कर लें। मिनिस्टर्स को अरेस्ट करते हैं और रात होते होते तक सारे मिनिस्टर्स सरेंडर कर देते हैं कमिटी के कंट्रोल के अंडर। इसके बाद क्या होता है, ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स की एक मीटिंग होती है पेट्रोग्रेड में, और उसके बाद मेजॉरिटी अप्रूवल मिल जाता है बोल्शेविक के एक्शन को। जो भी चीज़ बोल्शेविक कर रही है उसके लिए अप्रूवल मिल जाता है। बात करें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो जो रशियन रेवोल्यूशन से संबंधित थी, इन डेट्स में अगर आप देखेंगे तो रशियन रेवोल्यूशन जो है, जो रशियन है वो फॉलो करते थे जूलियन कैलेंडर। 1 फरवरी 1980 तक जूलियन कैलेंडर फॉलो करते थे। इसके बाद जो कंट्री है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर को यूज़ करने लगती है, जो कि पूरी दुनिया में यूज़ करा जा रहा था। ग्रेगोरियन कैलेंडर में फ़र्क ये होता है कि जो 13 दिन होते हैं, 13 दिन आगे चलता है वो जूलियन कैलेंडर के कंपैरिजन में। तो अगर हम इस तरीके से समझे तो जो फेब्रुअरी रेवोल्यूशन हुई थी वो 12 मार्च के आसपास हुई थी ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार, और जो अक्टूबर रेवोल्यूशन है वो 7 नवंबर को हुई थी अगर हम ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से समझें। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स भी हम देख लें तो 1850 से 1880 के बीच में सोशलिज्म के बारे में डिबेट शुरू हो जाते हैं रशिया में। 1898 आते आते तक आप देखेंगे तो रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी बनती है, जो मैंने आपको बताया था। 1905 आया तो ब्लडी संडे की जो एक घटना है वो हो जाती है और इससे रेवोल्यूशन की शुरुआत होती है। 1917 2 मार्च क्या होता है, जो जार है एब्डिकेशन हो जाता है उनका, और 24 अक्टूबर बोल्शेविक अपराइज होता है पेट्रोग्रेड में। 1918-20 में सिविल वॉर शुरू होती है। सिविल वॉर शुरू होगी रशिया में, और फिर 1919 आते तक कमिंट्रेन बन जाएगा। 1929 में बिगनिंग ऑफ कलेक्टिविज्म आता है, जब स्टालिन आता है गद्दी पर। स्टालिन जैसी पावर में आते हैं तो कलेक्टिविज्म चालू होता है। यहाँ पर इस पिक्चर में आप देखिए, लेफ्ट साइड जो पिक्चर है इसमें लेफ्ट हैंड साइड आपको लेनिन दिख रहे हैं, और जो राइट हैंड साइड है वो है ट्रॉस्की, लियोन ट्रॉस्की। ये पेट्रोग्रेड की पिक्चर है, वर्कर्स के साथ लेनिन और ट्रॉस्की ने पिक्चर खिंचवाई है। अब बात करें कि अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद क्या बदला, किस तरीके से चीज़ें बदली। सबसे पहले तो जो इंडस्ट्री है और जो बैंक्स हैं उनको नेशनलाइज कर दिया गया था नवंबर 1970 तक, जिसका मतलब यह था कि गवर्नमेंट जो है अब वही ओनरशिप और मैनेजमेंट करने वाली है इन इंडस्ट्रीज और इन बैंक्स का। साथ में अगर हम बात करें तो जो ज़मीन थी उसको सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया, और जो पीसेंट्स थे उनको अलाउ कर दिया गया कि वो सीजर कर सकते हैं लैंड और प्रॉपर्टी को वो ले सकते हैं। नोबिलिटी से वो लैंड दे सकते हैं और लैंड पे वो कल्टीवेशन शुरू कर सकते हैं। बोल्शेविक पार्टी का नाम बदल जाता है और उसका नाम हो जाता है रशियन कम्युनिस्ट पार्टी, जो बोल्शेविक पार्टी है। 1917 आते आते तक इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन कंडक्ट किए जाते हैं, और यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो इलेक्शंस होते हैं उसमें मेजॉरिटी प्रूव करने में बोल्शेविक्स असक्षम रहते हैं, फेल हो जाते हैं। जिसके बाद 1980 आता है जनवरी में, और ये जो असेंबली है ये बोल्शेविक के जो भी मेजर्स हैं उनको रिजेक्ट करना चालू करती है, और जो लेनिन है वो असेंबली को ही डिसमिस कर देते हैं। इसके बाद भारी ऑपोजिशन होता है, लेकिन मार्च 1918 में आप देखेंगे जो बोल्शेविक हैं ये जर्मनी के साथ पीस ट्रीटी साइन कर लेते हैं, ब्रेस्ट-लिटोव्स्क। तो ये जगह का नाम है, यहाँ पर पीस ट्रीटी साइन कर लेते हैं जर्मनी के साथ रशियंस। जो ऑपोजिशन था वो चारों तरफ से था, उसके बाद भी बोल्शेविक ये चीज़ करते हैं। बोल्शेविक का जो पार्टिसिपेशन था इलेक्शन में ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत में, इन्होंने क्या किया, पार्लियामेंट बनाई। ये पार्लियामेंट बन जाते हैं कंट्री के लिए, और रशिया जो है वो 1 पार्टी स्टेट बन गया था। इसके बाद आप देखेंगे अक्टूबर 1917 जहां पर एक्सपेरिमेंट आर्ट्स और आर्किटेक्चर में भी शुरू हो जाते हैं, ये भी आपको देखने मिलता है। देखिए किस तरीके से ये जो सोवियत सोल्जर है ये सोवियत हैट पहना है, जिसको बुडनोकोवा कहते हैं। ये इसकी रशियन हैट है, ये काफ़ी पॉपुलर है। आप कभी देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट सिंबल हो जाता है रशियन आर्मी का। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो थे वो काफ़ी डिसइल्यूजन्ड हो गए थे, क्योंकि सेंसरशिप जो है वो फिर से लगा दिया गया था। जो पार्टीज़ हैं उनमें सेंसरशिप बढ़ रहा था। जो पार्टीज़ हैं, अब तो सिंगल पार्टी बची थी, एक ही पार्टी बची थी, तो वो सेंसरशिप बहुत ज़्यादा लगाने लगी थी, और इसी के लिए डेमोन्स्ट्रेशन चालू होते हैं। मे डे डेमोन्स्ट्रेशन होता है मॉस्को में 1918 में। तो डेमोन्स्ट्रेशंस भी शुरू हो रहे हैं, और एक पार्टी के रूल होने की वजह से सेंसरशिप भी बढ़ती जा रही है। रशियन आर्मी की अगर हम बात करें तो रशियन आर्मी जो है वो लीडर्स के साथ नहीं चलती, लीडर से ब्रोकअप कर लेती, ब्रेकअप हो जाता है उनका। और जो इनके लीडर्स थे रशियन आर्मी के, ये साउथ रशिया में पहुंच जाते हैं, साउथ रशिया में मूव कर जाते हैं, और इसके बाद जो ऑर्गेनाइज्ड ट्रूप्स हैं ये शुरू हो जाते हैं बोल्शेविक्स के खिलाफ लड़ना।
तो रशियन आर्मी क्या कर रही है, वो साउथ की तरफ मूव करेगी और फिर ये ऑर्गेनाइज होते हैं, ऑर्गेनाइज करके इनके जो ट्रूप्स हैं वो बोल्शेविक के साथ लड़ने लगते हैं। 1918 और 1919 की मैं बात करूं तो रशियन एम्पायर जो है वो ग्रीन्स के द्वारा कंट्रोल करी जाती थी, जो आपके सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज है वो कंट्रोल करते थे, और व्हाइट्स कंट्रोल करते थे, जिसको आप प्रो जारिस्ट कहते हैं, मतलब जो राजा के हिसाब से सोचते थे, राजा के अनुसार काम करते थे। इसके बाद आप देख रहे हैं फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश और जापानीज ट्रूप्स जो वापस आए थे वो प्रो जारिस्ट थे, वो और सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज मतलब ग्रीन्स, तो व्हाइट और ग्रीन्स ही कंट्रोल किया करते थे 1918 और 19 में रशिया को। आप देखिए जो ट्रूप्स हैं और जो बोल्शेविक्स हैं ये लड़ते हैं एक दूसरे से, और ये होता है सिविल वॉर का आगाज। तो रशिया में सिविल वॉर शुरू हो जाती है जिसमें आपके जो ट्रूप्स लड़ने वाले हैं बोल्शेविक्स के खिलाफ। इसके बाद फाइनली जनवरी 1920 आता है जब बोल्शेविक जो हैं वो रशियन एम्पायर के ज़्यादातर हिस्सों पर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लेते हैं। इसके बाद जब बात करी जाती है सोशलिज्म को डिफेंड करने की, इसके अम्ब्रेला टर्म को यूज़ करके या फिर इसके बहाने जो बोल्शेविक्स हैं वो ब्रूटल मैसेकर करते हैं, जो लोकल नेशनलिस्ट हैं उनको मार डाला जाता है। बहुत सारे ऐसे लोकल जो आपके नेशनलिस्ट हैं उनकी जान ले ली जाती है बोल्शेविस्ट के द्वारा। जो नॉन रशियन नेशनैलिटीज़ थी इनको पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दी जाती है, जो आपकी सोवियत यूनियन है, यूएसएसआर है, उसके अंडर। जो स्टेट बोल्शेविक्स क्रिएट करते हैं रशियन एम्पायर से दिसंबर 1922 में, उसमें पूरी ऑटोनॉमी दी जाती है जो भी नॉन रशियन ऑटोनॉमी जो नेशनैलिटीज़ है उनको। इसका मतलब ये है कि आप यूएसएसआर बना रहे हैं, कुछ ऐसी आप नेशनैलिटीज़ या नेशंस को अपने अंडर मर्ज करते हैं जिनका जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो अलग है, तो उस केस में पूरा उनको पॉलिटिकल फ्रीडम दिया जाता है, ऑटोनॉमी दी जाती है। अब हम बात कर रहे हैं किस तरीके से सोशलिस्ट सोसाइटी को डेवलप करा जाता है। तो आप देखिए सिविल वॉर के समय क्या था, इंडस्ट्रीज और बैंक्स जो है वो नेशनलाइज दी थे। पीसेंट्स जो है उनको कल्टीवेशन का पावर दिया था कि वो लैंड को कल्टीवेट कर सकते हैं सीजर करने के बाद। सेंट्रलाइज प्लानिंग प्रोसेस डेवलप होता है, इसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है कि सेंट्रल प्लानिंग सिस्टम होगा, और यहाँ से हमने कहीं ना कहीं इंडिया ने भी इस चीज़ को एब्जॉर्ब किया था जब हम प्लानिंग कमीशन बना रहे थे। इसके अलावा अगर आप देखें तो 5 ईयर प्लान बनाए जाते थे, 5 साल के लिए एक प्रॉपर प्लान तैयार किया जाता था जिस पे ऑफिशियल्स काम करते थे कि किस तरीके से इकोनॉमी काम करने वाली है, और अपने जो टारगेट्स हैं उनको भी फिक्स किया जाता था कि 5 साल में हमें क्या अचीव करना है। आप देखेंगे जब 2 प्लान्स कंप्लीट होते हैं तो 2 प्लान्स में तक गवर्नमेंट ने प्राइसेस बहुत सारी चीज़ों के फिक्स कर दिए थे ताकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ाया जा सके। और ये जो 2 प्लान्स की अवधि थी वो थी 1927 से 1932 और 1933 से 1935। बात करें हम सेंट्रलाइज प्लानिंग की, इसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ देखने मिलता है और रैपिड कंस्ट्रक्शन होने लगता है फैक्ट्रीज का, जिसकी वजह से जो कंडीशन है वर्कर की वो पुअर रह जाती है। रैपिड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, फैक्ट्रीज बनाई जा रही हैं। ऐसा माना जाता था ये जो फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है ये रशियन जो सोवियत रशिया है उसकी ब्रेथ है, मतलब उसकी सांसें हैं जो धुआं निकल रहा है इन चिमनियों से। आप देखेंगे फैक्ट्रीज बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बनाई जाएंगी डेवलपमेंट दिखाने के लिए, इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस दिखाने के लिए। स्कूल डेवलपमेंट होता है, स्कूलिंग सिस्टम आता है, लेबर और वर्कर्स को, पीसेंट्स को यूनिवर्सिटी में एंटर करने के लिए प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं। बहुत सारे इस तरीके के अरेंजमेंट्स किए जाते हैं ताकि एजुकेशन दी जा पाए। वेमेन वर्कर्स जो फैक्ट्री में काम करती हैं उनके बच्चों के लिए क्रशेस बनाए जाएंगे ताकि बच्चों का ध्यान दिया जा सके फैक्ट्रीज में जो वेमेन काम कर रही हैं। पब्लिक हेल्थ जो है उसकी जो प्राइस है उसको कम किया जाता है, चीप पब्लिक हेल्थ केयर प्रोवाइड करी जाती है। जो क्वार्टर्स रहने के लिए दिए जाते थे वो मॉडल क्वार्टर्स हुआ करते थे, एक जैसे बनाकर एक लाइन में, जैसे टाउनशिप में आपको एक जैसे घर दिखते हैं उस तरीके की चीज़ें बना दी जाती थी वर्कर्स के लिए। यहाँ पर आप पिक्चर में देखिए, ये बच्चे पढ़ रहे हैं, 1930 की ये पिक्चर है। आगे बढ़े तो हम बात करें फैक्ट्री डाइनिंग हॉल की। यहाँ पर देखिए 1930 में ये किस तरीके से डाइनिंग हॉल बनाया गया है फैक्ट्री में। यहाँ पर सारे जो लोग हैं वो बैठ के खाना खा सकते हैं। और यहाँ पर राइट साइड जो पिक्चर है वो एक लड़के की है, मैग्नेटोगोर्स्क यहाँ पर ये जगह का नाम है। 5 ईयर जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उस समय की ये फोटो है। बात करें हम स्टालिनिज्म और कलेक्टिविज्म की, ये ऐसा समय आया था जब इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, जो इकोनॉमिक प्लान्स हैं, इनकी वजह से डिजास्टर आ गया था। डिजास्टर किस तरीके से आया? डिजास्टर आया कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का। और ये क्यों लाया गया डिजास्टर, इसकी हम बात करें तो 1927-28 के समय क्या हुआ था, जो रशिया है उसमें ग्रेन्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, ग्रेन सप्लाई नहीं बचा था। अगर आपके पास खाने का अनाज नहीं होगा तो बड़ी परेशानी आने वाली है। उस समय स्टालिन के कंट्रोल में थी सारी चीज़ें, और स्टालिन क्या करते हैं, एक इमरजेंसी मेजर लगा देते हैं। इमरजेंसी मेजर ये था कि ये क्या करने वाले हैं, सारे जो पार्टी मेंबर्स हैं ये टूर करेंगे, टूर करते हैं और ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरियाज में जाएंगे, वहाँ पर सुपरवाइज करते हैं किस तरीके से ग्रेन कलेक्शन हो रहा है, और वहाँ पर ज़बरदस्ती एनफोर्समेंट भी करेंगे। कुछ
कुलैक्स होते थे जो कि अच्छे खासे पीसेंट्स हैं, धनवान पीसेंट्स हैं, उनसे ये जब्ती कर लेते थे, रेड करते थे और उनके जो क्रॉप्स हैं उनको छीन के ले जाते थे। इस तरीके की चीज़ें चालू हुई। 1917 के बारे में आप जानते हैं, जब पीसेंट्स को अपनी अपनी ज़मीनें दे दी गई थी। 1929 आता है, तब से पार्टी जो है वो सारे पीसेंट्स को फोर्स करती है कि अपना जो भी ज़मीन है उन सबको इकट्ठा करो, इकट्ठा करके उस पर कल्टिवेशन करो, जिसको कोलकोज कहते हैं। तो कलेक्टिव फार्म की जो आइडिया है, कलेक्टिवाइजेशन का जो आइडिया है, वो यहाँ से शुरू हो जाता है 1929 से। जो पीसेंट्स का लैंड है उस पर ये काम करेंगे और जो कोलकोज का प्रॉफिट होता है उसको शेयर करा जाएगा, इस तरीके की बात करी जाती है। तो मान के चलिए ये छोटा सा लैंड है, श्यामलाल, रामलाल, रामूलाल, लक्ष्मण, धनिया, हल्दी, इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं, इन सब के अलग अलग लैंड है। इनको कहा जाएगा कि आप कोलकोस बनाइए और कोलकोस बना के सब मिलके इतना बड़ा जो लैंड है इसको एक सिंगल पीस में आप बना लेंगे, उसमें आप अपनी अपनी जगह पर काम करते जाइए, जो प्रॉफिट होगा उसको हम शेयर कर लेंगे। 1929 से 1931 की बात करें तो जो नंबर ऑफ कैटल है वो 1/3 हो गया, मतलब नंबर ऑफ कैटल भी काफ़ी ज़्यादा गिर गए। जो गवर्नमेंट है स्टैलिन के अंडर में, इसने इंडिपेंडेंट कल्टीवेशन अलाउ तो किया, लेकिन अगर कोई इंडिपेंडेंट कल्टीवेशन कर रहा है तो उनको काफ़ी अनसिंपैथेटिक ट्रीटमेंट मिलता था, मतलब उन पे दया नहीं दिखाई जाती थी, उन पे अनसिंपैथेटिक अप्रोच होता था। ये पोस्टर भी इसी तरीके की बात कर रहा है कि वी शुड स्ट्राइक एट द कुलक वर्किंग फॉर द डिक्रीज इन द कल्टीवेशन। तो अगर कल्टीवेशन कम हो रहा है तो आप उसके लिए स्ट्राइक कर रहे हो, लेकिन वो तो फिजिबल अप्रोच है नहीं। आप फैक्ट्री के लिए स्ट्राइक कर सकते हो अगर प्रोडक्शन कम है, लेकिन आप कल्टीवेशन में स्ट्राइक करने का कोई अर्थ तो निकलने नहीं वाला। अब बात करें इस तरीके का जो मेजर लिया गया कलेक्टिवाइजेशन का, उससे क्या असर पड़ा। सही मायने में देखा जाए तो कलेक्टिवाइजेशन से कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई इमीडिएट इंक्रीज देखने नहीं मिला। इसके बाद एक और सोने पे सुहागा एक्टिविटी होती है। 1930 से 33 के बीच में बैड हार्वेस्ट आते हैं। बैड हार्वेस्ट आने की वजह से 40 लाख के आसपास लोग अपनी जान गंवा देते हैं। पीपल डाई आउट ऑफ हंगर। पूरी कंट्री में इस वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानियां चालू हो गई थी, लोग आवाज़ उठाने लगे थे, एक्यूजेशंस लगने लगे थे। 1939 आते आते तक आप देखेंगे 20 लाख के आसपास लोगों को आवाज़ उठाने की जुर्म में प्रिजन्स में या लेबर कैंप्स में डाल दिया गया। इन लेबर कैंप्स को ग्यूलेक्स कहते थे। इधर डाल दिया जाता था इन पीसेंट्स को। राइट हैंड साइड आप फिर से देखिए, जो पीसेंट हैं, पीसेंट वुमेन जो हैं वो काम के लिए तैयार हो रही हैं। जो कलेक्टिव फार्म्स हैं, लार्ज कलेक्टिव फार्म्स हैं, उसमें काम करने के लिए तैयार हो रही हैं। बात करें अब हम ग्लोबल इन्फ्लुएंस की रशियन रेवोल्यूशन का, यूएसएसआर का, किस तरीके से पूरी दुनिया पे इसने इंपैक्ट डाला। तो जो कंट्रीज हैं, बहुत सारी कंट्रीज में आप देखेंगे कम्युनिस्ट पार्टीज फॉर्म होती हैं, जैसे कि एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन है। बहुत सारी जो नॉन रशियंस थे, जो यूएसएसआर के बाहर थे, वो भी पार्टिसिपेट करने लगते हैं इन चीज़ों में। वो कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं, जैसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पीपल ऑफ द ईस्ट के तौर पर कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड किया जाता है। दे स्टार्ट बिकमिंग द पार्ट ऑफ द सोशल आइडियोलॉजी। बोल्शेविक जो है वो फाउंड करते हैं द कमिंट्रन, एन इंटरनेशनल यूनियन। एक इंटरनेशनल यूनियन होती है जिसमें जो बोल्शेविक आइडियोलॉजी को सब्सक्राइब करते थे, जो उस हिसाब से सोचते थे, वो इसमें इंटरनेशनली जुड़ सकते हैं। मतलब रशिया में तो आप उस चीज़ का इम्पैक्ट डाल ही रहे हैं, लेकिन थ्रू आउट द वर्ल्ड आप उस चीज़ को इम्पैक्ट कर सकते हैं। इसके पहले अगर आप बात करें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले की कहानी कुछ अलग थी। यहां पर एकदम से आपको देखने मिलेगा कि सोशलिज्म को एक ग्लोबल फेस मिल गया, एक पहचान मिल गई, और पूरी दुनिया में इस चीज को माना जाने लगा कि हाँ, सोशलिज्म एज ए मॉडल आप अप्लाई कर सकते हैं। यूएसएसआर जो है वो ग्रेट पावर बन जाता है, इंडस्ट्रीज में डेवलपमेंट देखने मिलती है, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट भी मिलती है, और गरीब को रोटी मिलने लगती है, पुअर वर बीइंग फेड। ये बहुत ही बड़ा एक अचीवमेंट था यूएसएसआर का सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले। लेकिन जैसे ही 20वीं सेंचुरी खत्म होती है, सेकंड वर्ल्ड वॉर के आसपास ही की बात अगर मैं करूं, तो इंटरनेशनल रेपुटेशन जो थी यूएसएसआर की, वो धीरे धीरे कमजोर होने लगती है, धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगेगी इनकी इंटरनेशनल इमेज। यहां पर आप कुछ देख सकते हैं राइट हैंड साइड पर इंडो सोवियत जर्नल्स वगैरह जो पब्लिश करी जाती थी। इसमें इंडियन कम्युनिस्ट जो हैं वो भी कहीं ना कहीं मोबिलाइज कर रहे हैं, सपोर्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे यूएसएसआर को सपोर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। हम बात करें डायरेक्टली इंडिया पर क्या इंपैक्ट पड़ता है रशियन रेवोल्यूशन का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रशियन रेवोल्यूशन है वो इंडिया को इंस्पायर करती है, जिसकी वजह से इंडिया में भी रशियन रेवोल्यूशन के बाद से ही कम्युनिस्ट पार्टी एस्टैब्लिश होती है। बहुत से ऐसे लीडर्स थे जो यूनिवर्सिटीज़, जो कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको अटेंड करते थे। मिड 19th सेंचुरी के आसपास की बात है, 1921 में, जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनाई जाती है। और इसमें कहीं ना कहीं जो सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी है उससे ये टच में रहते थे, उनके मेंबर से इनका रेगुलर मिलना जुलना होता था। इसके अलावा जो बहुत ही महत्वपूर्ण इंडियन पॉलिटिकल फिगर्स हैं, कल्चरल फिगर्स हैं, ये भी सोवियत सिस्टम में, सोवियत एक्सपेरिमेंट में इंटरेस्ट लेते थे और रशिया विजिट भी किया है इन्होंने। इनमें पॉपुलर नाम है जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने सोवियत सोशलिज्म के बारे में बहुत ही ज़्यादा बढ़ चढ़ के लिखा है।
कुछ अगर मैं राइटर्स की बात करूं तो आर एस अवस्थी जो हिंदी में रशियन रेवोल्यूशन के बारे में लिखते हैं, लेनिन के बारे में लिखते हैं, उनकी लाइफ के बारे में, उनके विचारों के बारे में लिखते हैं, जिसमें और बाद में जो रेड रेवोल्यूशन होती है उसके बारे में भी आर एस अवस्थी हिंदी में लिखते हैं। साथ ही एस टी विद्यालंकर भी लिखते हैं रीबर्थ ऑफ रशिया के बारे में, सोवियत स्टेट ऑफ रशिया के बारे में। बंगाली, मराठी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, यहाँ में भी, इन भाषाओं में भी बहुत ज़्यादा सोवियत रशिया के बारे में, उसके मॉडल के बारे में लिखा गया है। तो यहाँ पर हमारी चर्चा खत्म होती है चैप्टर नंबर 2 की, जहाँ पर हमने सोशलिज्म और रशियन रेवोल्यूशन की बात की। स्लाइड आपके सामने है, आप स्लाइड को पॉज करके परंपरा अनुसार सवालों के जवाब देने का प्रयास करें। उम्मीद करता हूं आपने आंसर लिख लिया होगा। पहली जो स्टेटमेंट है वो है द लीडर ऑफ बोल्शेविक पार्टी बॉस। तो बोल्शेविक पार्टी का जो लीडर था ये आपको मालूम है, लेनिन। दूसरा जो सवाल है वो है सेंट्रल पावर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंक्लूडिंग कंट्रीज लाइक जर्मनी, टर्की एंड। तो हम बात करते हैं अगर सेंट्रल पावर की, तो आपको पता होगा जर्मनी, टर्की एंड ऑस्ट्रिया सेंट्रल पावर में आते थे, बाकी जो फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया हैं ये अलग से थे, अलाइड पावर्स में। हम बात करें, तीसरा सवाल है द सक्सेसर ऑफ लेनिन वॉज। तो लेनिन के बाद सक्सेसर जो था वो था स्टालिन। तो स्टालिन ने लेनिन के बाद गद्दी संभाली और यूएसएसआर को कंट्रोल किया। यहाँ पर हमारा डिस्कशन कंप्लीट होता है चैप्टर नंबर 2 का। ये पिक्चर के साथ मैं लेक्चर को एंड अप करता हूँ। लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओनली आइस के साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।